भारत कितना अनफॉर्चुनेट है कि हमें ऑपोजिशन के नाम पर ये गोबर मिला है। और ये लाइन मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूं या नहीं, मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भारत की जो ऑपोजिशन है ये उन लोगों को रिप्रेजेंट करती है जो कभी शायद बीजेपी से सहमत नहीं होंगे, और ये उनके लिए भी मैटर करता है एक स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट ऑपोजिशन का होना। लेकिन क्या ये चीज उनको मिली? नहीं। आज हम बात करेंगे कि भारत की ऑपोजिशन आखिर है क्या, क्यों कोई इनको सीरियसली नहीं लेता, और भारत के इतिहास में अब तक ऑपोजिशन कैसे इवॉल्व हुई है या फिर डिग्रेड हुई है, और आज की ऑपोजिशन के लिए कौन डिसाइड करता है कि ये लोग क्या बोलेंगे, कहां जाएंगे और किसको दुश्मन बनाएंगे। और सबसे जरूरी सवाल, एक कमजोर ऑपोजिशन भारत को किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है। एक सिंपल काम करो, अपने किसी दोस्त को पकड़ो और उससे पूछो कि इंडियन ऑपोजिशन ने पिछले 10 साल में आखिर क्या करा, क्या ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज वो लाए, क्या गवर्नेंस मॉडल प्रपोज किया, और क्या उनका इकोनॉमिक विजन है। वो बंदा सोचेगा, थोड़ा और सोचेगा, और फिर बोलेगा यार पता नहीं। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। भारत की पब्लिक ऑपोजिशन को कभी सीरियसली इसीलिए नहीं लेती क्योंकि ऑपोजिशन ने ही खुद को कभी सीरियसली नहीं लिया। सोचो, एक पार्टी या फिर एक नेता जब पावर में होता है तब उन्हें एक एजेंडा सेट करना होता है, काम करना पड़ता है, अकाउंटेबिलिटी होती है। लेकिन ऑपोजिशन के अंदर सिर्फ एक काम, रिएक्ट करो, और यही चीज इन्होंने करी। सिर्फ रिएक्ट करा या फिर क्रिटिसाइज करा। बीजेपी ने कुछ भी करा, ऑपोजिशन ने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। बीजेपी ने पॉलिसीज अनाउंस करी, ऑपोजिशन वॉकआउट कर जाती है पार्लियामेंट के अंदर से। बीजेपी ने कोई भी स्कीम लॉन्च करी, ऑपोजिशन ने उस पर सवाल उठाए, लेकिन अपना ऑल्टरनेटिव जीरो। और इवन बंगाल जैसा स्टेट में जब टीएमसी की गवर्नमेंट थी तो आयुष्मान भारत जैसी स्कीम्स लोगों को अवेलेबल ही नहीं कराई गई। पब्लिक इमोशंस को नहीं बल्कि आउटकम्स को याद रखती है। तुमने क्या क्रिएट किया, क्या सॉल्व किया, लोगों को आखिर क्या दिया। और डेमोक्रेसी के अंदर ऑपोजिशन के लिए कोई भी सिंपैथी कोटा नहीं होता। और दिक्कत यह है, ऑपोजिशन ने नैरेटिव्स तो बनाए लेकिन कुछ कॉन्क्रीट खड़ा नहीं करा। जब किसी की पूरी आइडेंटिटी हमें बीजेपी को रोकना है पे टिकी हो तो वो पॉलिटिकल मूवमेंट कम और रिएक्शन ज्यादा बन जाता है। इन्हें सिर्फ मोदी को हराना है, भारत को लेकर इनके क्या प्लान है ये वो नहीं बता रहे। क्यों? क्योंकि इनके पास विजन ही नहीं है कुछ। तो हर चीज को अपोज करो, क्रिटिसाइज करो, और घूम फिर के इनके पास बस क्रिटिसिज्म बचता है। जनता को वोट देने के लिए एक विजन चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, एक पर्पस चाहिए। सिर्फ गुस्से से बात नहीं बनेगी। यहाँ एक और बात, थिएट्रिकल पॉलिटिक्स, माइक ड्रॉप स्टेटमेंट्स, वॉकआउट, स्लोगन्स जैसे चौकीदार चोर है, नरेंद्र सरेंडर, हम दो हमारे दो, ये सब सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, इवन न्यूज चैनल्स पर भी आया। लेकिन इसका रियल पॉलिटिकल आउटकम क्या रहा? 2019 में बीजेपी 303 सीट्स लेके आती है, 2024 में 240, लेकिन फिर भी कोएलिशन गवर्नमेंट के साथ वो सत्ता में बनी रहती है। और ऑपोजिशन, उनका सिर्फ नैरेटिव स्ट्रॉन्ग था लेकिन ग्राउंड कंट्रोल नहीं, क्योंकि लोगों को खुद से ही फील होने लगता है कि ये पॉलिटिक्स कम और ऑप्टिक्स ज्यादा है। नॉइज तो है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं है। तो आखिर क्यों है ये हाल? और इसके 4 बड़े रीजन। पहला, विजन का कंप्लीट एब्सेंस। भारत में ऑपोजिशन के पास कोई भी ब्लूप्रिंट नहीं है, कोई इकोनॉमिक ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई फॉरेन पॉलिसी विजन नहीं है, कोई गवर्नेंस मॉडल नहीं है। सिर्फ एक चीज, बीजेपी नहीं चलेगी, मोदी को हटाओ। ये विजन थोड़ी है। और इसी चीज को आप कंपेयर करो यूके के साथ। वहां अगर लेबर पार्टी ऑपोजिशन में भी होती है तो एक शैडो कैबिनेट बना के रखती है। हर मिनिस्टर का एक शैडो मिनिस्टर होता है जो एक्टिवली ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज को ड्राफ्ट करता रहता है। ऑपोजिशन एक पैरेलल गवर्नमेंट की तरह काम करती है। और इंडिया में शैडो कैबिनेट का कंसेप्ट प्रैक्टिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता। भाई आपकी पार्टी में भी तो डोमेन एक्सपर्ट्स होंगे, मे बी टेक्नोक्रेट्स भी हों, तो उनसे पूछो ना कि भाई कैसे होना चाहिए। आम जनता को तो हर सब्जेक्ट के ऊपर सब कुछ तो नहीं पता, आप बता दो। दूसरी चीज, अकाउंटेबिलिटी का जीरो होना। ऑपोजिशन लीडर्स अपनी अपनी स्टेट्स के अंदर क्या करते हैं? बंगाल में इस इलेक्शन से पहले कट मनी कल्चर चलता था। बिहार के अंदर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा चलती थी। महाराष्ट्र के अंदर एनसीपी में फैमिली पॉलिटिक्स, और झारखंड के अंदर करप्शन केसेस। जो लोग हर चीज के ऊपर मोदी से अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं वो खुद अपने स्टेट के अंदर किसी को जवाब नहीं देते। और यही डबल स्टैंडर्ड पब्लिक को भी दिखता है, और बाद में वो इन लोगों को रिजेक्ट भी कर देती है। तीसरी चीज, आउटडेटेड वोट बैंक पॉलिटिक्स। मुस्लिम वोट प्लस यादव वोट प्लस दलित वोट प्लस माइनॉरिटी अपीजमेंट। ये फॉर्मूला 1990s में तो काम करता था, लेकिन आज के एरा में लोग आइडेंटिटी से ज्यादा एस्पिरेशंस को चूज करते हैं। ओबीसी वोटर्स पहले से ज्यादा बीजेपी की तरफ हुए हैं। यंग मुस्लिम वोटर्स भी पहले से ज्यादा डेवलपमेंट फर्स्ट के बारे में सोचते हैं कुछ एरियाज के अंदर। लेकिन ऑपोजिशन ने अपना प्लेबुक अपडेट ही नहीं करा। 2024 के बाद भी कांग्रेस का मैनिफेस्टो रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है, एस्पिरेशंस की नहीं। और लोगों ने स्टेट इलेक्शंस के अंदर नैरेटिव और ग्राउंड रियलिटी के बीच का जो मिसमैच था उसको भी देखा। चौथी चीज, फॉरेन इन्फ्लुएंस। और इस चीज पे हम वीडियो में आगे बहुत गहराई से बात करेंगे। ऑपोजिशन के काफी सारे फंडिंग सोर्सेस और नैरेटिव्स भारत के बाहर से आते हैं, और ये सिर्फ बीजेपी का आरोप नहीं है। डॉक्यूमेंट्स हैं, रेड्स हैं, पैटर्न्स हैं, और आगे देखते हैं भारत के अंदर ऑपोजिशन किस तरीके से इवॉल्व हुई है। इसके लिए हमें इसके इतिहास में जाना होगा। हाय गाइस, दिस इज हर्ष भारद्वाज एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग द इंडियन ऑपोजिशन। 1947 से 67, 20 साल, 2 डेकेड्स कांग्रेस डोमिनेंट थी।
लेकिन ऑपोजिशन आइडियोलॉजिकल थी। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, बी.आर. अंबेडकर, भारतीय जनसंघ, डिबेट होती थी, वर्ल्ड वाइड व्यूज क्लैश होते थे, सिर्फ एंटी कांग्रेस पॉलिटिक्स नहीं थी। ऑपोजिशन का एक जेन्युइन कैरेक्टर था। 1967 से 77 ऑपोजिशन का गोल्डन फेज आता है। कांग्रेस का डोमिनेंस टूटना शुरू होता है, जेपी मूवमेंट आया, फिर द इमरजेंसी ने ऑपोजिशन को मॉरल लेजिटिमेसी दे दी। 1977 में पब्लिक ने सिस्टम को रीसेट कर दिया। फिर वही क्लासिक इंडियन पॉलिटिक्स मूवमेंट होता है। कॉमन एनिमी गया, अलायंस टूट गया, ईगो क्लैशेस, पीएम एम्बिशंस, इंटरनल केओस, और इंदिरा गांधी कम बैक कर गई। 1984 से 2014 कोएलिशन एरा, केओस भी था लेकिन हेल्दी फेडरल पॉलिटिक्स भी थी। रीजनल पार्टी स्ट्रॉन्ग थी, स्टेट इश्यूज नेशनल स्टेज पर आते थे। इसी फेज में भारतीय जनता पार्टी ने एक डिसिप्लिन्ड ऑपोजिशन बिल्ड करी, आइडियोलॉजिकल कैडर्स बनाए, स्ट्रॉन्ग स्पीकर्स रखे, गवर्नेंस नैरेटिव दिया, एक ऑल्टरनेटिव विजन दिया लोगों को। 2011 के बाद इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट ने एंटी एस्टैब्लिशमेंट फीलिंग क्रिएट करी, लेकिन धीरे धीरे ऑपोजिशन का सेंटर विजन से ज्यादा रिएक्शन का बनने लगा, और वही डिस्कनेक्ट आज के पॉलिटिक्स में भी देखने को मिलता है। 2014 के बाद भारत एक पैराडाइम शिफ्ट देखता है। नरेंद्र मोदी ने सिर्फ इलेक्शंस ही नहीं जीते, उन्होंने नेशनल डिस्कोर्स ही चेंज कर दिया। डेवलपमेंट, वेलफेयर डिलीवरी, नेशनलिज्म, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, न्यू इंडिया, ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल वोकैबुलरी बन गया। भारत पहले सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी थी, धीरे धीरे वो एक पॉलिटिकल इमोशनल सेंटिमेंट भी बन गया। और ऑपोजिशन वो इस शिफ्ट के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी। उन लोगों ने इस चीज को एक टेम्पररी वेव समझा, ये एक फेज है भाई, बीत जाएगा। लेकिन पॉलिटिक्स के अंदर सबसे ज्यादा डेंजरस चीज होती है चेंजिंग पब्लिक मूड को अंडर एस्टिमेट करना। 10 साल बीत गए और ऑपोजिशन का काफी बड़ा हिस्सा अब भी पुरानी वोकैबुलरी, पुराने फ्रेमवर्क्स और पुराने अजम्पशंस में अटका दिखता है। और शायद वही उनका सबसे बड़ा क्राइसिस बन गया, क्योंकि देश तो इवॉल्व करता गया, लेकिन जो ऑपोजिशन का नैरेटिव था वो वही का वही रहा। 2014 से 2026 तक 12 साल, हर एक साल में ऑपोजिशन का जो लेवल था वो और नीचे गिरता चला गया। देखो कैसे, 2014 से 16 तक नरेंद्र मोदी की इतनी बड़ी विक्ट्री को ऑपोजिशन का एक बड़ा हिस्सा कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया। ईवीएम थ्योरीज, मैंडेट पे डाउट, के पब्लिक मिसलेड हो गई, यही चीज इनका नैरेटिव बन गया बाद में। जबकि इनका असली पॉलिटिकल रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए था? ग्रास रूट्स को रीबिल्ड करते, ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक विजन्स देते, लॉन्ग टर्म कार्डर पे वर्क करते। लेकिन इनकी पॉलिटिक्स एनालिसिस से ज्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में ही चली गई। फिर आया डीमोनेटाइजेशन, ये एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन था, इसे लोग आज भी डिस्कस करते हैं। और ऑपोजिशन के पास एक जेन्युइन ओपनिंग थी, अगर वो चाहते तो वो एमएसएमईज के बारे में बात कर सकते थे, इनफॉर्मल इकोनॉमी के बारे में बात कर सकते थे, एम्प्लॉयमेंट डेटा, पॉलिसी क्रिटिक, ये सब चीजें हो सकती थी। लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड इकोनॉमिक ऑल्टरनेटिव देने के बजाय ऑपोजिशन पार्टीज पॉलिटिकल स्लोगन्स तक ही निपट के रह गई। जहां पर कोहेरेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क होना चाहिए था, वहां सिर्फ शोर मचाया जा रहा था। 2017 से 19 तक का टाइम, डसॉल्ट राफेल कंट्रोवर्सी ऑपोजिशन का मेन वेपन बनी। कोर्ट बैटल्स हुए, मीडिया कैंपेन्स हुए, लेकिन इवेंचुअली नैरेटिव पब्लिक लेवल पर स्टिक ही नहीं कर पाया। और फिर पॉलिटिक्स पॉलिसी से ज्यादा पर्सनल अटैक्स पर शिफ्ट हो गई। चौकीदार चोर है। इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर एक पैटर्न बहुत पुराना है, डायरेक्ट पर्सनल अटैक्स अक्सर सिंपैथी को जनरेट करते हैं। और इसी वजह से 2019 के अंदर भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा स्ट्रॉन्गर मैंडेट के साथ वापस सरकार बनाती है। और यही चीज हमको पहले इंदिरा गांधी जी की डेथ के बाद भी देखने को मिली थी। 2019 से 21 तक का टाइम, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट प्रोटेस्ट और फार्म लॉज बहुत बड़े इश्यूज बने, और पब्लिक के जेन्युइन कंसर्न्स भी थे। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से पब्लिक एंजाइटी भी थी। लेकिन ऑपोजिशन लार्जली प्रोटेस्ट सपोर्ट तक लिमिटेड दिखी। स्ट्रक्चर्ड लेजिस्लेटिव ऑल्टरनेटिव्स, पैरेलल व्हाइट पेपर्स, लॉन्ग टर्म रिफॉर्म ब्लूप्रिंट्स, वो लेयर कभी नजर ही नहीं आई। और इसी फेज के अंदर एक परसेप्शन बिल्ड होना स्टार्ट हो गया था लोगों के अंदर कि ऑपोजिशन रेजिस्टेंस तो क्रिएट करता है, लेकिन गवर्नेंस रेडी ऑल्टरनेटिव्स कभी नहीं देता। 2021 से 24 तक भारत जोड़ो यात्रा पॉलिटिकली एक स्मार्ट मूव कहा जा सकता है, जहां पर ग्राउंड ऑप्टिक्स इंप्रूव हुए, डायरेक्ट वोटर कनेक्ट भी दोबारा बनाया गया। लेकिन पैरेलली एक और पैटर्न डिस्कस होने लगता है। डोमेस्टिक ऑपोजिशन के नैरेटिव्स और इंटरनेशनल मीडिया या एनजीओस के जो नैरेटिव्स थे वो ओवरलैप करने लगते हैं। ओसीसीआरपी की रिपोर्ट्स हो या फिर फॉरेन थिंक टैंक्स, इंटरनेशनल हेडलाइंस हो या फिर एनजीओ कमेंट्री, काफी बार फोकस सिर्फ इंडियन पॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट्स पर था जिनको इंडियन ऑपोजिशन एग्रेसिवली पुश कर रही थी। और यहीं से एक बड़ी डिबेट स्टार्ट होती है कि जो नैरेटिव शेपिंग है ये कौन कर रहा है, इन्फ्लुएंस नेटवर्क्स कितने ज्यादा डीप है, और जियोपॉलिटिक्स इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम को कितना ज्यादा इफेक्ट करती है। ये कोई सिंपल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाला टॉपिक नहीं है, इसमें फैक्ट्स भी हैं और परसेप्शन बैटल्स भी, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी हैं और पॉलिटिकल एग्जैजरेशंस भी। और इसीलिए हमें इस चीज को एक इमोशनल रिएक्शन से नहीं बल्कि काम एनालिसिस से देखना पड़ेगा।
और एक इंपॉर्टेंट चीज पहले ही क्लियर कर देते हैं, आगे वीडियो में जो भी हम बात करेंगे उसमें हर क्लेम एक कैटेगरी में आता है, कंफर्म्ड फैक्ट्स, एलिगेशंस, इन्वेस्टिगेशंस या ऑब्जर्व्ड पैटर्न्स। और मैं हर चीज को मार्क कर दूंगा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। फोर्ड फाउंडेशन 1952 से भारत में एक्टिव है। नेहरू जी ने इसको खुद भारत के अंदर इन्वाइट करा था, लेकिन 2014-15 में मोदी गवर्नमेंट ने फोर्ड फाउंडेशन को वॉच लिस्ट पर डाल दिया था। क्यों? क्योंकि फोर्ड फाउंडेशन ने तीस्ता सतलवर्द की एनजीओ को फंड किया था जो मोदी जी के खिलाफ गुजरात राइट्स के केसेस को परस्यू कर रहे थे। लेकिन यहाँ एक और बात थी, रिपोर्ट्स के मुताबिक फोर्ड फाउंडेशन ने आम आदमी पार्टी से कनेक्टेड एनजीओ को भी फंड किया था। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, योगेंद्र यादव से जो लिंक्ड ऑर्गेनाइजेशंस थी उनको फंड करा जा रहा था एलिजिडली, और आम आदमी पार्टी ने इस चीज को डायरेक्टली डिनाई करा, पर वहीं इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इस चीज को फ्लैग कर दिया था। 2011 में अन्ना हजारे मूवमेंट को बूस्ट मिला था। केजरीवाल का जो एनजीओ है कबीर नाम से, उसको फोर्ड फाउंडेशन अप्रोक्सीमेटली $4 लाख देता है, और उसी मूवमेंट से बाद में आम आदमी पार्टी फॉर्म होती है। ये कोई कोइंसिडेंस था या फिर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? जॉर्ज सोरोस। मार्च 2025 में ईडी ने बेंगलोर के अंदर ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की 8 लोकेशंस पर रेड करी। FEMA वायलेशंस के केसेस बने। एलिजिडली OSF ने FDI और कंसल्टेंसी फीस के नाम पर कुछ एनजीओस को फंड करा था। 2020 से 24 के बीच 3 इंडियन कंपनीज को अप्रोक्सीमेटली 25 करोड़ रुपए मिले थे इसी राउट से। OSF को 2016 में MHA प्रायर रेफरेंस की कैटेगरी में डाल देती है, मतलब बिना गवर्नमेंट की परमिशन के कोई भी फंडिंग नहीं होगी। जॉर्ज सोरोस ने 2023 म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के अंदर अडानी का नाम लिया हिंडनबर्ग रिपोर्ट्स आने के बाद, और उसी वक्त राहुल गांधी पार्लियामेंट के अंदर अडानी का भी नाम ले रहे थे, और ये टाइमिंग डॉक्यूमेंटेड है। और एलिजिडली कहा जाता है कि जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस पार्टी की फंडिंग के बीच में कुछ ना कुछ लिंक्स जरूर है। ये कोर्ट्स में अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन पैटर्न्स बहुत ज्यादा सस्पिशियस है। OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नेटवर्क। इन्होंने अडानी ग्रुप पे, पेगासस पे, इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर रिपोर्ट्स निकाली। OCCRP को ओपन सोसाइटी फाउंडेशन और US स्टेट डिपार्टमेंट से डायरेक्ट फंडिंग मिलती है, और बीजेपी ने इस चीज को लोकसभा पे रेज भी करा था। US स्टेट डिपार्टमेंट ने इस चीज को डिनाई करा, लेकिन फंडिंग का कनेक्शन डॉक्यूमेंटेड है। वहां भी फंडिंग फ्रॉम गल्फ। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2011 से 13 के बीच सिर्फ 3 सालों में 25,000 से ज्यादा वहाबी प्रीचर्स इंडिया में आए और अप्रोक्सीमेटली 17,000 करोड़ की फंडिंग भी लाए वहाबी इस्लाम को प्रमोट करने के लिए। और केरला में इसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा रहा। PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसे बाद में मोदी गवर्नमेंट ने बैन भी करा, वहाबी आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस था और रिपोर्टेडली गल्फ फंडिंग से ऑपरेट कर रहा था। अब डायरेक्टली ऑपोजिशन पार्टीज तक ये फंड्स जाते हैं या नहीं, ये चीज प्रूव्ड नहीं है, लेकिन वोट बैंक के रूप में ये ग्रुप्स ऑपोजिशन पार्टी के लिए एक लेवरेज पॉइंट बनते हैं और उनके इश्यूज ऑपोजिशन पॉलिसीज को शेप करते हैं। चाइना, और इस चीज को भी एलिज करा जाता है, डायरेक्ट चाइनीज फंडिंग टू इंडियन ऑपोजिशन पार्टीज। इस चीज का भी कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं है, लेकिन चाइनीज इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस भारत के अंदर डॉक्यूमेंटेड है। यहाँ तक कि चाइनीज एम्बेसी ने इंडियन मीडिया को एडवाइजरी तक भेजी थी कि ताइवान के इशू को आप लोग कैसे कवर करोगे। चाइना का यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट ग्लोबली आइडेंटिफाइड है इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस को रन करने के लिए। और एक इंपॉर्टेंट एंगल, इंडियन ऑपोजिशन पार्टी स्पेसिफिकली कांग्रेस चाइना के बारे में तब भी सॉफ्ट स्टांस रखा जब गलवान में हमारे जवान शहीद हुए, और इन लोगों ने नैरेटिव क्या चलाया, चाइना ने हमारी जमीन ले ली, और इस नैरेटिव को बहुत एग्रेसिवली प्रमोट करा जा रहा था, जबकि ग्राउंड रिपोर्ट्स बिल्कुल अलग थी। डायरेक्टली किसी ने चाइना से पैसा लिया है, हम लोग ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन चाइना के साथ इनका नैरेटिव अलाइनमेंट एक पैटर्न को दिखाता है। भारत के अंदर ज्यादातर एनजीओस फॉरेन एंटिटीज के फ्रंट की तरह काम करते हैं। एक सिस्टमैटिक चीज समझो, फॉरेन पैसे सीधा पॉलिटिकल पार्टीज के खाते में नहीं जाते। पहले एक एनजीओ बनाओ, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी के नाम पर, मीडिया फ्रीडम, और नाम थोड़ा अच्छा रखो। फॉरेन एंटिटी उस एनजीओ को फंड करती है FCRA के थ्रू, या फिर एलिजिडली FCRA को बाईपास करके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू। एनजीओ रिसर्च करते हैं, रिपोर्ट्स निकालते हैं, और वही रिपोर्ट्स बाद में जर्नलिस्ट को ब्रीफ करी जाती है। फिर एकेडमिक पेपर्स लिखे जाते हैं और जिनके अंदर एक स्पेसिफिक नैरेटिव को पुश करा जाता है, और फिर उन्हीं नैरेटिव्स को ऑपोजिशन के नेता पार्लियामेंट के अंदर उठाते हैं, और फिर फॉरेन मीडिया उसी इशू को कवर करती है, और डोमेस्टिक ऑपोजिशन मीडिया उस चीज को और ज्यादा एम्पलीफाई करता है भारत के अंदर, और ये साइकिल बार बार रिपीट होती है। और ये सिस्टम फोर्ड फाउंडेशन के टाइम से चल रहा है, और सोरोस नेटवर्क ने इसी सिस्टम को और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड बना दिया। और इन्हीं सारी चीजों का स्टेट वाइज इंपैक्ट देखते हैं। बंगाल के अंदर लेफ्ट लीनिंग एनजीओज ने डेकेड्स तक कांग्रेस और CPM के एंटी इंडिया नैरेटिव
को एक एकेडमिक लेजिटिमेसी दी। केरला में गल्फ फंडिंग के थ्रू वहां भी इन्फ्लुएंस को बढ़ाया गया, जिससे डायरेक्टली उनके वोट बैंक पर एक असर पड़ता है। दिल्ली में फोर्ड लिंक्ड एनजीओज ने आम आदमी पार्टी के अर्ली इकोसिस्टम को सपोर्ट करा। मुंबई के अंदर ओसीसीआरपी टाइप नेटवर्क्स ने फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के नाम पर बीजेपी लिंक्ड बिजनेसमैन के ऊपर टारगेटेड रिपोर्टिंग करी। तो अब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जिन भी चीजों से यूएसए को इशू होता है या चाइना को इशू होता है, उन्हीं सभी चीजों से इंडियन ऑपोजिशन को भी दिक्कत होती है। और ये चीज मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बोली थी, जब आप हर 2 महीने के अंदर एक नया इशू उठाकर उस पे नैरेटिव को पुश करने लगते हो, तो धीरे धीरे आप अपनी ही क्रेडिबिलिटी को वीकन कर देते हो। क्योंकि अगर आप अपने ही रेज इशू पे फॉलो अप नहीं लोगे, क्या अपडेट हुआ, क्या एक्शन हुआ, क्या आउटकम निकला, उस पर आप डिस्कशन नहीं करोगे, रूलिंग पार्टी से अकाउंटेबिलिटी नहीं मांगोगे, तो आप अपने ही नैरेटिव को सपोर्ट नहीं कर रहे। जन लोकपाल बिल को लोग आज भी क्यों याद रखते हैं? क्योंकि उस बिल पर सभी लोगों ने समय दिया था। उस पे क्या हो रहा है, आज क्या हुआ, कौन कौन लोग रैली में आए, गवर्नमेंट का क्या टेक है, इंटरनेशनली इस चीज को किस तरीके से देखा जा रहा है, ये सब चीजें बहुत लंबे टाइम तक हुई और इसीलिए उसका इंपैक्ट हमें आज भी फील होता है। लेकिन राहुल गांधी जो सो कॉल्ड लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, पिछले 1 साल के अंदर ही 3 से 4 मुद्दे उठा चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर भाई साहब ट्रिप पे निकल जाते हैं। लक्ष्य चौधरी से ज्यादा तो राहुल गांधी घूमता भाई विदेश। मतलब ये जो फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, ईवीएम हैक, वोट चोरी, एसआईआर, फिर पवन खेड़ा और फिर सब छोड़ो, स्टेट इलेक्शंस के बीच में ये आदमी निकोबार आइलैंड्स में जाके ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को ही क्रिटिसाइज करने लगता है। और ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि अभी स्टार्ट हुआ है, इस पे काम बहुत पहले से चल रहा है। और निकोबार आइलैंड भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और उस चीज से भाई साहब को दिक्कत हो रही है। मतलब भाई किसी का तो हो, एक चीज पर तो टिक। इतनी जल्दी बॉलीवुड में भी गॉसिप नहीं बदलती होंगी। और राहुल गांधी की ही अप्रोच को और अच्छे से समझते हैं। और अब वो लिस्ट उन मुद्दों की जिन्हें राहुल गांधी ने रेस करा, सूट बूट की सरकार, राफेल, चौकीदार चोर है, सीएए, एनआरसी, कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगा, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, ईवीएम हैक कर ली, चाइना ने हमारी जमीन ले ली, अडानी मोदी का नेक्सस नहीं खत्म हो रहा, पेगासस यूज कर लिया भाई मेरे पे निगरानी रखने के लिए, मणिपुर पे सीएम कुछ बोल ही नहीं रहे। मैं ये नहीं बोल रहा कि इश्यूज रेस करना गलत है, करो, ये नेचर में है डेमोक्रेसी के, आपका राइट भी है इश्यूज को उठाना। और जेन्युइनली कुछ वैलिड चीजें भी थी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फालतू की चीजें करी है इन्होंने। बैंकिंग एनपीए क्राइसिस एक वैलिड चीज थी, माइग्रेंट वर्कर क्राइसिस कोविड के अंदर एक वैलिड इशू था, और गलवान इशू के अंदर भी ट्रांसपेरेंसी का होना एक वैलिड चीज को ही आगे रखता है। लेकिन आप पैटर्न देखो, जब भी कोई बड़ा इशू भारत के अंदर उठाया जाता है, वो सेम चीज उसी वक्त फॉरेन गवर्नमेंट्स के बयानों में भी मिलता है, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के प्रेसेस में भी होता है, इवन ईयू पार्लियामेंट के अंदर भी डिस्कस करा जाता है, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्रीज के अंदर होता है, ओसीसीआरपी के रिपोर्ट्स के अंदर भी होता है। भाई देखो, कोइंसिडेंस होता है 1 बार, 2 बार, 3 बार, हर बार पिछले 10 साल से कोइंसिडेंस हो जा रहा है। ये कोऑर्डिनेशन है, और अगर आप इसका डायरेक्ट प्रूफ देखने जाओगे तो शायद आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ये पैटर्न इतना ज्यादा कंसिस्टेंट है कि कोइंसिडेंस वर्ड को यूज करना ही एक प्रोपेगेंडा होगा। राहुल गांधी आज भारत के लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। भारत की ऑपोजिशन पॉलिटिक्स में सबसे प्रोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूशनल फेस। इनकी डिक्लेयर्ड इनकम है 11 करोड़ और एलिजिड स्पेंडिंग ऑन ट्रिप्स है 60 करोड़। राहुल गांधी विदेश जाते हैं, स्पीच देते हैं, तस्वीरें आती हैं, खबरें बनती हैं, लेकिन असली कहानी कैमरों के सामने नहीं, कैमरों के पीछे छिपे उस रिकॉर्ड की है जो कभी दिखाया नहीं जाता। मुद्दा सिर्फ बिजनेस क्लास टिकट या 5 स्टार होटल का नहीं है, मुद्दा है भारत के कानून का जो सबके लिए बराबर है। भारत का FCRA कानून साफ कहता है, कोई भी सांसद बिना गृह मंत्रालय यानी MHA की अनुमति के किसी विदेशी संस्था से स्पॉन्सरशिप, फंडिंग या हॉस्पिटैलिटी स्वीकार नहीं कर सकता। तो राहुल गांधी भी देश के सांसद ही हैं, साथ में LOP भी हैं। उनकी विदेशी स्पॉन्सरशिप या हॉस्पिटैलिटी के लिए MHA क्लियरेंस का पब्लिक रिकॉर्ड क्यों नहीं दिखता? क्या कोई डिक्लेरेशन मौजूद है? अगर है तो सार्वजनिक क्यों नहीं है? जब भी पूछा जाता है हर बार एक ही बहाना कि वो तो सिर्फ एक एकेडमिक इवेंट था। लेकिन सवाल ये है कि क्या किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में भाषण देने से भारतीय कानून खत्म हो जाता है? अगर विदेशी संस्था ने आपका टिकट कराया, होटल कराया या मेहमान नवाजी की, तो उसका रिकॉर्ड कहाँ है? जो राहुल गांधी दिन रात संविधान और ट्रांसपेरेंसी पर भाषण देते हैं, वो अपना विदेशी डिक्लेरेशन क्यों छुपा रहे हैं? आखिर में सबसे बड़ा सवाल तो यही है, हु फंड्स राहुल? और इसी वजह से इनकी ट्रिप्स, स्पीचेस, फॉरेन एंगेजमेंट्स और इंटरनेशनल अपीयरेंसेस नेचुरली स्क्रूटनी में रहती हैं। उनके फॉरेन ट्रैवल पैटर्न्स को लेकर भी बार बार कंट्रोवर्सी उठती रही है। बीजेपी ने मल्टीपल एलिगेशंस लगाया राहुल गांधी के ऊपर, इंक्लूडिंग अनडिस्क्लोज्ड ट्रिप्स, स्पेंडिंग क्वेश्चंस और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल कंसर्न्स, कुछ सीआरपीएफ रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस और पॉलिटिकल एक्यूजेशंस पब्लिक डिबेट का पार्ट रहते हैं। लेकिन इनमें से काफी सारे क्लेम्स कोर्ट के अंदर कंक्लूसिवली प्रूफ नहीं हुए। लेकिन एक चीज क्लियरली डॉक्यूमेंटेड है, राहुल गांधी
गांधी रेगुलर बेसिस पे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर अपीयर होते हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एटसेट्रा एटसेट्रा। और फिर एक सवाल उठता है कि फॉरेन स्टेजेस पर जाकर राहुल गांधी किस तरीके से भारत को और भारत की डेमोक्रेसी को फ्रेम करते हैं। आरएसएस को मुस्लिम ब्रदरहुड से कंपेयर कर दिया। इंडिया में रेजिम चेंज की जरूरत है, भारत के इंस्टीट्यूशंस कैप्चर हो गए और डेमोक्रेसी खतरे में। ये वही वोकैबुलरी है वर्ड फॉर वर्ड जो सोरोस फंडेड ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है इंडिया के बारे में, जो ओसीसीआरपी की रिपोर्ट्स में आती है, जो यूएस डेमोक्रेट लॉ मेकर्स बोलते हैं भारत के बारे में। राहुल गांधी फॉरेन जाते हैं और वहां पे जाकर भारत के बारे में ये सब बातें करते हैं। वहां की फॉरेन मीडिया इन्हीं चीजों को कवर करती है और फिर वही नैरेटिव इंडिया में फिर से एम्पलीफाई करा जाता है। और जब भी भारत के अंदर कोई भी बड़ा क्राइसिस आता है, जैसे चाइना के साथ गलवान क्लैश हुआ, कोविड की सेकंड वेव आई और जब मणिपुर जल रहा था, तो राहुल गांधी कहां थे? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राहुल गांधी भाई अपने आकाओं से पूछने जाते हैं कि मालिक अब मैं क्या बोलूं, लेकिन ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन की जिम्मेदारी क्या है और आप ये जिम्मेदारी कहां निभा रहे हैं। और इन चीजों के बाद हम तो क्या, इनकी अपनी पार्टी के लोग इन्हें सीरियसली नहीं लेते। It is a matter of national security. Yes. It is a matter of national security. And it is a matter of national security. आप अपने नेता पे हंस क्यों रहे हैं? मैं अपने नेता पे हंसिए मत। सारी उम्र में जो कर जबड़े और अब वो अनकंफर्टेबल चीज जिससे शायद बीजेपी के सपोर्टर्स भी अग्री करें। एक वीक ऑपोजिशन सिर्फ ऑपोजिशन की प्रॉब्लम नहीं है, वो देश की प्रॉब्लम बन जाती है। डेमोक्रेसी का मतलब ही चेक्स एंड बैलेंसेस है और ऑपोजिशन उसी सिस्टम का बैलेंसिंग फोर्स होती है। जब ऑपोजिशन वीक होती है तो नेचुरली पावर ज्यादा सेंट्रलाइज्ड होने लगती है, अकाउंटेबिलिटी डाइल्यूट होती है, ब्यूरोक्रेसी पे प्रेशर कम होने लगता है और धीरे धीरे पॉलिसी मेकिंग के अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस आने लगता है। इवन द बेस्ट गवर्नमेंट्स सस्टेन्ड स्क्रूटिनी के बिना अपनी शार्पनेस को खोने लगती हैं। और फिर एक और रिस्क आता है कि डेमोक्रेसी टेक्निकली तो एग्जिस्ट करती है लेकिन कंपटीशन वीक हो जाता है, सिस्टम हेल्दी कम और वन साइडेड ज्यादा लगने लगता है और इसमें रूलिंग पार्टी को एंटायरली ब्लेम करना इंटेलेक्चुअली लेजी एनालिसिस होगा। भारतीय जनता पार्टी ने डिसिप्लिन्ड पॉलिटिक्स खेली, लॉन्ग टर्म कैडर्स को बिल्ड करा, एक नैरेटिव को शेप करा, अपनी एक आइडेंटिटी बनाई और उसको लोगों तक पहुंचाया। और ऑपोजिशन इस स्पेस के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी और ऑपोजिशन के अंदर काफी जगह उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सेल्फ क्रिएटेड हैं। लीडरशिप क्राइसिस, डायनेस्टी पॉलिटिक्स, आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन, इकोसिस्टम डिपेंडेंसी एंड लैक ऑफ ग्रास रूट रीबिल्डिंग। और इस चीज का फाइनल कॉन्सिक्वेंस ऑपोजिशन का वीक होना नहीं है बल्कि भारत के डेमोक्रेटिक सिस्टम को डैमेज करना है। एक स्ट्रॉन्ग भारत को स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट भी चाहिए और इक्वली स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव भी, चाहे आप बीजेपी के सपोर्टर हो या क्रिटिक, क्योंकि बिना क्रेडिबल ऑपोजिशन के डेमोक्रेसी धीरे धीरे कंपटीशन से कंसेंसस की तरफ बढ़ने लगती है। और हिस्ट्री का एक लेसन कांस्टेंट है, अनचेक्ड पावर्स कभी भी परमानेंटली हेल्दी नहीं रहती। ये किसी एक पार्टी का डिबेट नहीं है, ये भारत के इंस्टीट्यूशनल फ्यूचर का सवाल है। सो आई होप कि आप इस वीडियो के बाद ये समझ गए होंगे कि भारत के अंदर ऑपोजिशन किस तरीके से इवॉल्व हुई और आज कैसे वो डिग्रेड हो रही है। क्योंकि यार आप लोग खुद समझो, गवर्नेंस हो या बिजनेस, मोनोपोली किसी को अच्छी नहीं लगती। जितना ज्यादा कंपटीशन होगा, जितने अच्छे प्रोडक्ट या सर्विसेज होंगे, कस्टमर्स के लिए उतना ही अच्छा होगा। और यहाँ पे कस्टमर्स आप लोग हो। और इंडियन ऑपोजिशन की जो पिक्चर है वो भी काफी हद तक क्लियर होती है। जाने को यार इस चीज में हम बहुत ज्यादा डिटेल में जा सकते हैं। जितनी भी फॉरेन एंटिटीज के मैंने नाम लिए, जितने भी बाकी नेम्स को मैंने मेंशन करा, उन पे एक स्पेसिफिक वीडियो बन के आ सकती है, पर इस वीडियो को हम और लंबा नहीं करेंगे। ये चीज हमको समझ आती है कि भारत की ऑपोजिशन आज की डेट में इनकॉम्पिटेंट है, विजनलेस है और आउटडेटेड है और काफी हद तक फॉरेन इकोसिस्टम पर डिपेंडेंट है। लेकिन ऑपोजिशन इकलौता ऐसा सिस्टम नहीं है जो भारत को बढ़ने से रोक रहा है। एक और इकोसिस्टम है जो ऑपोजिशन को फ्यूल करता है, जो उसे प्रोटेक्ट करता है, जो उसे यूज करता है। और शायद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इन्हीं लोगों को एज अ कॉकरोच रेफर करा था। इंटेलेक्चुअल्स, जर्नलिस्ट, अर्बन एलिट्स और एक्टिविस्ट्स। जेएनयू का एक खास ब्रांड, एक पूरा लेफ्ट लिबरल नेटवर्क जो इंडिया में तो चलता है लेकिन उसका रिमोट कंट्रोल भारत के बाहर है। और हम लोग इन लोगों को कहते हैं लिबरांडू। और इनके ऊपर नेक्स्ट एपिसोड के अंदर बात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।